कंट्रोल होती है। कौन सी चीज़ है जो हार्ट को कंट्रोल करती है? अब हमें ये पता है कि हार्ट एडल्ट्स में, जो एडल्ट पर्सन है उनमें हार्ट बीट जो है वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन में। और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें 130 जो है पल्स रेट रहता है नॉर्मली, जो इन्फेंट्स होते हैं। अब हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है हार्ट बीट को जो कंट्रोल करती है। एक जो सिस्टम है हमारा वो है नर्वस कंट्रोल, जो नर्व्स कंट्रोल करती है, नर्वस कंट्रोल। और जो दूसरा कंट्रोल है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है वो है हमारे पास एंडोक्राइन। एक है नर्वस और दूसरा है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। पहले हम बात करते हैं नर्वस कंट्रोल की। नर्वस कंट्रोल में होता है कि हमारे ब्रेन में जो कार्डिक सेंटर है, यानी हार्ट को कंट्रोल करने का जो कार्डिक सेंटर हमारे ब्रेन में है, कार्डिक सेंटर जो हमारे ब्रेन में है वो मेडुला ओब्लोंगेटा के पास है। मेडुला ओब्लोंगेटा कार्डिक सेंटर जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है वो मेडुला ओब्लोंगेटा के पास है। अब इस यहाँ से ब्रेन से दो तरीके की नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल करती है। एक जो नर्व है उसको कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक, THETIC, सिंपैथेटिक नर्व। और जो दूसरी नर्व है उसको कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। दो तरीके की नर्व्स हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, किसके साथ? SA नोड के साथ, साइनो ऑरिकुलर नोड के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेन है, यहाँ पर SA नोड है, तो यहाँ से एक नर्व आती है सिंपैथेटिक और दूसरी नर्व होती है पैरासिम्पैथेटिक। जैसे ये है सिंपैथेटिक, ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व क्या काम करती है? सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट करती है इसको, SA नोड को ये स्टिमुलेट करती है, और इस सिंपैथेटिक नर्व की वजह से जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है। सिंपैथेटिक नर्व की वजह से हार्ट बीट का जो रेट है वो मेंटेन रहता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है ये हार्ट बीट को इनहिबिट करती है। इनहिबिट मतलब जो हार्ट बीट होती है उसका जो साइकिल होता है हार्ट बीटिंग को थोड़ा स्लो करता है। तो कंट्रोल कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्व ये, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व इनहिबिट करता है। फिर अगर हम बात करेंगे एंडोक्राइन कंट्रोल, जो एंडोक्राइन कंट्रोल है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है वो कहाँ पर है? एंडोक्राइन कंट्रोल है जो हमारे लंग, ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। एड्रीनल ग्लैंड दो तरीके के, एड्रीनल ग्लैंड ये दो तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसका कौन सा पार्ट? मेडुला वाला पार्ट, एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला वाला पार्ट, क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला वाला पार्ट जो होता है वो रिलीज करता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। इनको ऐसे भी कहा जाता है एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रीनलिन। ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, या एड्रीनलिन और नॉरएड्रीनलिन भी कह सकते हैं। इनको फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज, या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये हमारा जो हार्ट बीट है ये इसको कंट्रोल करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। और फिर उसके अलावा एक और चीज़ है वो है बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से भी हार्ट बीट पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, इससे 10 टाइम्स जो है पर मिनट के हिसाब से 10 टाइम्स जो है वो ज़्यादा पल्स रेट हो जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, 10 टाइम्स मोर। इसीलिए फीवर में हमारा जो हार्ट बीट है वो थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि फीवर में हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, इस वजह से ऐसा होता है। अब ये हो गया कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। अब हम समझेंगे ECG क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसको क्या कंट्रोल करता है। तो ECG,
ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये होता क्या है और किस तरीके से इसको जो है वो देखा जाता है। अगर हम ECG देखेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हार्ट में चलती हैं, जो इलेक्ट्रिक इवेंट कार्डिक साइकिल के दौरान होते हैं, कार्डिक साइकिल के दौरान, ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल क्या होता है? हार्ट साइकिल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना हार्ट का, उसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। सिस्टोल एंड डायस्टोल, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हार्ट में होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हमारे हार्ट में होते हैं ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल, उनको एक पेपर पे, ग्राफ पेपर पर वेव की फॉर्म में, ग्राफ पेपर पर वेव की फॉर्म में जो है वो देखा जाता है। और ये जो जब हम किसी ग्राफ पेपर पर वेव की फॉर्म में ये देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो हमारे हार्ट में होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसको हम बोलते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब हम ये देखेंगे कि इम्पल्सेस जो हमारे हार्ट में चलती हैं वो इम्पल्सेस कैसे चलती हैं। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, इसके लिए एक एपरेटस होता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो एपरेटस होता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस एपरेटस में लगे होते हैं गैल्वेनोमीटर, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर अगर हम उसका काम देखें, उसका काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये उसकी मूवमेंट को बताता है गैल्वेनोमीटर। एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करता है कितने, लेकिन गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इसका काम होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर गैल्वेनोमीटर फिट होता है और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स अराउंड 12 प्लेसेस पर लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स ये 12 प्लेसेस पर लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड्स बॉडी में। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स आपको पता है एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जिसके थ्रू करंट पास होती है ना। जब इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं तो जो इम्पल्सेस इलेक्ट्रोड्स में काम करते क्या है, जो इम्पल्स क्रिएट होती है कहाँ से? SA नोड से। वो ऑरिकल से होते हुए कहाँ पर पहुंचती है? AV नोड पर। यही पढ़ा था हमने कल। AV नोड से फिर वो बंडल ऑफ फिश के थ्रू, बंडल ब्रांच के थ्रू, पुर्किंजी फाइबर के थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाते हैं, है ना, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब वो इम्पल्स क्या वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, उसके लिए हम जो है इलेक्ट्रोड्स को बॉडी में इंस्टॉल करते हैं, लगा देते हैं इलेक्ट्रोड्स। वो इलेक्ट्रोड क्या काम करते हैं? वो इलेक्ट्रोड पिकअप करते हैं जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलती हैं, उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जो किस तरीके से वो चल रही है, कितना टाइम वो लगा रही है, उस सब को जो पिकअप करता है वो है सरफेस इलेक्ट्रोड्स, जो हम अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं। और जो इम्पल्सेस हमारे हार्ट में चलती हैं, अब हमारे हार्ट में 3 चीजें होती हैं। एक होता है ऑरिक्यूलर सिस्टोल, यानी ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्ट करना। कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। ठीक। फिर क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड्स। फिर उसके बाद क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल, उसको कितना टाइम लगता है? 0.4 सेकेंड। ये है 0.1 सेकेंड, ये 0.1, 0.3, 0.4 सेकेंड। अब जिस वक्त हार्ट में ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, मतलब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑरिकल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? क्या कंडीशन रहेगी ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्ट होना? ऑरिकल्स तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब SA नोड में डीपोलराइजेशन हो। अब डीपोलराइजेशन क्या होता है? क्या आपको इसका कोई कॉन्सेप्ट है? डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन क्या होता है?
मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट टर्म। जैसे ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड का सेल है, अक्सर जो सेल है उसके अंदर होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। और हमारा जो हार्ट है वो चलता है सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर, यानी सोडियम और पोटेशियम आयन जो है उनकी मूवमेंट के ऊपर। इसीलिए जब बीपी चढ़ता है तो ये कहा जाता है कि आपको साल्ट्स नहीं खाना है जब बीपी ज़्यादा हो जाए। साल्ट्स क्यों नहीं खाना है? क्योंकि आप साल्ट्स लोगे उसमें सोडियम है, सोडियम पंप एक्टिवेट हो जाएगा ज़्यादा हार्ट में, वो मूव करेगा जिस वजह से आपका हार्ट बीट और बढ़ेगा। अब हमारा हार्ट काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर, ये हमारा काम करता है हार्ट। अब नॉर्मल कंडीशन में बाहर जो है वो चार्ज होता है पॉजिटिव और सेल के अंदर चार्ज होता है नेगेटिव, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन यहां पर स्टार्ट होती है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है? डीपोलराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें सोडियम आयन ज्यादा अंदर की तरफ मूव करते हैं। अब इनसाइड कौन सा चार्ज हो जाएगा? जब सोडियम आयन ज्यादा अंदर की तरफ मूव करेंगे तो अंदर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव, ज्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि सोडियम ज्यादा अंदर की तरफ आ रहा है। और बाहर इसके मुकाबले क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये जो होता है जब चार्जेस जो है वो इनसाइड की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहा जाता है? डीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन क्या होता है? रीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन का रोल है पोटेशियम का। अंदर अब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अब पोटेशियम आयंस अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। जब पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, बाहर वापस कौन सा चार्ज बढ़ेगा? पॉजिटिव। और अंदर कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन होती है, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज, सेल के बाहर नेगेटिव चार्ज, तब एक इंपल्स क्रिएट होती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और तब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और उस वजह से इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनता है और उस वजह से इंपल्स क्रिएट होती है। अब ऐसे नोड से जब इंपल्स क्रिएट होगी, फॉर एग्जांपल हम वो डायग्राम पे वापस जरा जाते हैं जहां पर हमने कल पढ़ा था। जैसे यहां पर ये है ऐसे नोड, ठीक, इस जगह पर इधर है ऐसे नोड। जब ऐसे नोड में डीपोलराइजेशन होगी, इनके सेल्स में अंदर होगा पॉजिटिव चार्ज, बाहर होगा नेगेटिव चार्ज, तब ये ऐसे नोड से एक इंपल्स क्रिएट होगा। इसकी वजह से इंपल्स क्रिएट होगा। वो इंपल्स इधर भी चलेगा, वो इंपल्स इधर भी चलेगा। वो इंपल्स जो है इसमें ट्रैवल करेगा, वो इस साइड भी आ जाएगा, इस साइड भी चला जाएगा, जिस वजह से इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको हम ऑरिकुलर सिस्टोल कहते हैं। और फिर जब वो इंपल्स इधर पहुंचेगा एवी नोड के पास, इसको स्टिमुलेट करेगा, ये इंपल्स आगे भेजेगा बंडल ऑफ हिस के थ्रू, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच के थ्रू। वो इंपल्स इधर आएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फिर जब ये भी रिलैक्स करेगा, ये भी रिलैक्स करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट डायस्टोल। यही था। अब ईसीजी में काम कैसे होता है? पहले इंपल्स यहां से क्रिएट होती है, इंपल्स जब यहां पर क्रिएट होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर इंपल्स यहां पर पहुंचेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ईसीजी यही दिखाता है कि वो इंपल्स यहां से इधर कैसे पहुंचती है, यहां से इधर कैसे पहुंचती है, वो इंपल्स के बारे में बताता है, और क्या इंपल्स सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही, सही टाइम में प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, इनके कॉन्ट्रैक्शन को लगेगा 0.1 सेकेंड, इनके कॉन्ट्रैक्शन को 0.3 सेकेंड, और इसको वापस रिलैक्स होने में कितना लगेगा? 0.4 सेकेंड। तो क्या वो टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको जो है ईसीजी उस चीज को सही से देखता है। अब हमारे पास ईसीजी में 5 वेव्स होती है, पी क्यू आर एस टी, 5 वेव्स होती है बाय कन्वेंशन, पी क्यू आर एस टी। ये इसके जो वेव है, इसके पास यहां पर एक लाइन होती है, ऐसे एक लाइन है, इस लाइन को बेस लाइन कहा जाता है ईसीजी की। ये कौन सी लाइन होगी? बेस लाइन। इस लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं, ठीक। अब ये जो इसमें 3 वेव्स होती हैं, कौन सी? पी आर एंड टी, ये 3 वेव्स को देखना, पी आर एंड टी, ये इस बेस लाइन के ऊपर है, दिख रहा है? पी आर टी, ये जो तीनों वेव्स हैं ये बेस लाइन के ऊपर है। इन वेव्स को कहा जाता है पॉजिटिव वेव्स। पॉजिटिव वेव्स, जो वेव बेस लाइन के ऊपर होगी उसको बोलेंगे पॉजिटिव वेव,
जो वेव बेस लाइन के नीचे होगी, कौन कौन सी वेव है, क्यू एंड एस। क्यू एंड एस को कहा जाता है, ये हो गई नेगेटिव वेव, नेगेटिव वेव। तो पी आर टी पॉजिटिव वेव्स क्योंकि बेस लाइन के ऊपर है, क्यू एंड एस नेगेटिव वेव्स क्योंकि बेस लाइन के नीचे। ये हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये पी क्यू आर एस टी में होता क्या है। ये जो पी वेव है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी वेव यहां पर रिप्रेजेंट करता है, पी रिप्रेजेंट करता है एस ए नोड का डीपोलराइजेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एस ए नोड का डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है, मतलब अब वो इंपल्स बनाना, इंपल्स क्रिएट हो जाएगी वहां पर, उसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो जो पी वेव है, पी वेव यहां पर ये क्या दिखाता है, ये दिखाएगा डीपोलराइजेशन किसका, एस ए नोड। एस ए नोड कहां पर होता है, एस ए नोड होता है राइट वाले ऑरिकल में, ठीक। उसके बाद ये जो पी और क्यू है, ये यहां से यहां तक, ये पी और क्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी क्यू वेव जो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑरिक्यूलर, ऑरिक्यूलर सिस्टोम, यानी ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना वो पी और क्यू जो है उसको शो करता है। फिर क्यू आर एस, ये जो यहां पर है क्यू आर एस और फिर टी आता है। क्यू और आर और एस ये जो यहां से है, यहां से यहां तक, और फिर ये जो क्यू है मेजॉरिटी में जब हम इसको देखें, क्यू रिप्रेजेंट करता है जो एवी नोड होता है, एवी नोड क्यू रिप्रेजेंट करता है जो एवी नोड है उसका डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एवी नोड का डीपोलराइजेशन, क्योंकि जब एवी नोड डीपोलराइज होगा तब जाकर इंपल्स नीचे की ओर ट्रांसफर होगी। और ये जो आर एस और टी है, ये वाला आर एस और टी, ये आर एस टी ये रिप्रेजेंट करता है किसको, आर एस टी रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आर एस और टी जो है यहां तक अराउंड यहां तक ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनका सिस्टोल, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना और ऑरिकल्स का रिलैक्स होना, ऑरिकल्स का डायस्टोल। आर एस टी ये रिप्रेजेंट करेगा जो वेंट्रिकल्स है उनका सिस्टोल और ऑरिकल्स का डायस्टोल। उसके बाद ये जो टी है, ये वाला वेव, ये क्या दिखाएगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसका ये मतलब है ये दिखाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को शो करेगा। तो अब इसमें क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस ए नोड का डीपोलराइजेशन। पी क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी क्यू रिप्रेजेंट करेगा जो ऑरिक्यूलर सिस्टोल है उसको। आर एस टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। ये जो आर एस टी है ये सिर्फ वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं शो करेगा, ये उसके साथ साथ जो ऑरिक्यूलर डायस्टोल है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑरिकल्स कितने टाइम में रिलैक्स कर जाते हैं। और फिर ये कंप्लीट ईसीजी होता है। इसका टाइमिंग होता है प्रॉपर, यहां तक कितना टाइम लगा, 0.8 सेकेंड, ठीक, क्योंकि यहां तक जो है पूरा रिलैक्स कर जाता है। 0 से लेकर 0.8 सेकेंड तक ये ऐसा होना चाहिए। अगर आपका हार्ट बीट फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ये ऐसे काम करेगा और फिर जैसे थोड़ा सा पहले ये ब्लंट होता है, पी जो है ब्लंट होता है, और फिर क्यू थोड़ा नीचे की तरफ, आर काफी ऊपर होता है, एस, और फिर ये टी। अगर इस तरीके से चलेगा ना तो सही होगा, अगर ऐसे नहीं चलेगा, वो जो है वेव्स वो प्रॉपर नहीं आएंगी, इसका मतलब है हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और हार्ट बीट जो है, पल्स रेट जो है वो सही नहीं चल रहा। और इसको ईसीजी को डायग्नोस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली आपने क्या देखना है कि ये जो वेव्स हैं क्या ये प्रॉपर टाइम में हो रही है या नहीं। और जब आप एक ईसीजी खुद देखोगे उसमें लिखा होता है, टाइमिंग भी लिखी होती है, और वो टाइमिंग के हिसाब से अगर आप इन वेव्स को मिलाओगे, अगर वो सही जा रहा है तो हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर वो सही नहीं जा रहा इसका मतलब है कि हार्ट में कोई तो प्रॉब्लम है, ठीक। अब आगे
अब नेक्स्ट है इसके बाद हार्ट बीट और हार्ट आउटपुट, कार्डिक आउटपुट। हार्ट बीट किसको कहते हैं? हार्ट बीट जो है ह्यूमन हार्ट वो 72 टाइम्स एडल्ट में बीट करता है, 72 टाइम्स। ये किन में होता है? एडल्ट्स में 72 टाइम्स। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अराउंड 130 टाइम्स। जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स, उनमें 130 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से, और उसमें 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से। इसमें भी वही 72 टाइम्स, लेकिन रेस्टिंग कंडीशन में। इसको हम हार्ट रेट कहते हैं, ठीक है। और जो हार्ट बीट है इसी को हार्ट रेट कहा जाता है। और ये होता है कि हार्ट कितने बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, वो होता है हार्ट रेट। अब दूसरा है हार्ट आउटपुट या कार्डिक आउटपुट। हार्ट रेट होता है या हार्ट बीट होता है, हार्ट कितने टाइम जो है, द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, उसको हम बोलेंगे हार्ट बीट। और ये 72 टाइम्स होता है एडल्ट में। और नॉर्मल कंडीशन, वो भी रेस्टिंग कंडीशन। हाँ, अगर आप मूव कर रहे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, उस टाइम पर आपका हार्ट जो है, हार्ट बीट 110, 15, 100 प्लस हो जाएगा। और नॉर्मली जब पल्पिटेशन होती है तब भी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, लेकिन वो कोई मेजर इशू नहीं होता है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जैसा प्रॉब्लम है कि जो ब्लड वेसल्स हैं अगर उनके अंदर फैट्स जमा हो गया है, कुछ लोग ऐसी डाइट खाते हैं, ऑयल ज़्यादा खाते हैं, बटर वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनमें उसका ज़्यादा जो है वो खतरा रहता है फिर हार्ट अटैक का, क्योंकि काफ़ी प्रेशर पड़ता है हार्ट। अभी इसके बाद है हार्ट आउटपुट, या इसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ज़रा समझना कि हार्ट आउटपुट क्या होता है और कार्डिक आउटपुट किसको कहते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हार्ट के। अब हार्ट कौन से वाले चैम्बर से बॉडी के सेल्स तक ब्लड पहुंचाता है? कौन से चैम्बर से? क्या आप में से कोई बता सकता है? ठीक, देखो ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये इस पोर्शन को यहां पर कहा जाता है, इस पोर्शन को जो ये है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड होता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी मैंने कल समझाया भी था, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है ये 3 गुना ज़्यादा थिक होती है, 3 टाइम्स ज़्यादा थिक होती है देन राइट वेंट्रिकल। रीज़न ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा ना, ये बॉडी के हर एक कोने कोने तक पहुँचाना है, इसीलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। अब हम जो समझ रहे हैं वो है हार्ट आउटपुट। हार्ट आउटपुट या इसी को कहा जाता है कार्डिक आउटपुट। क्या होता है हार्ट आउटपुट? अराउंड पर मिनट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो होता है अराउंड 5040 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से। अब ये होता क्या है वो समझते हैं। हार्ट आउटपुट होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा तो वो जाएगा किसमें? ये सिस्टमिक आर्टरी है, सिस्टमिक आयोटा या सिस्टमिक आर्टरी इनको कहते हैं। इसमें वो यहाँ से इसमें एंटर होगा और फिर वो इनके थ्रू बॉडी के हर एक कोने तक पहुँचे। जब ब्लड यहाँ से निकलेगा और इनके थ्रू, आर्टरी के थ्रू, सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू बॉडी के हर एक कोने तक पहुँचेगा, इसको हम बोलते हैं हार्ट आउटपुट। कि कितना ब्लड हार्ट एक बार, 1 मिनट में, कितना ब्लड हार्ट 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू पंप करके बॉडी के सेल तक पहुंचाता है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द सिस्टमिक आर्टरी इनटू द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स तक ब्लड कहां से जाएगा? यहां से जाएगा। तो वो पर मिनट कितना ब्लड जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट आउटपुट, या इसी को बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, पल्स रेट कितना है। अब हमें पता है कि जो पल्स रेट है वो कितना टाइम है? 72 टाइम्स। दूसरा, ये डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम पर। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना ब्लड इससे निकलेगा।
एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 70 मिलीलीटर ब्लड जो है वो उससे वेंट्रिकल से जो है निकल के आर्टरी के थ्रू बॉडी सेल में जाता है। कितना ml? 70। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो डेटा आता है वो कितना है? 5040 मिलीलीटर पर मिनट। एक मिनट में हार्ट कम से कम अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड को जो है बॉडी के सेल तक पहुंचाता है एक मिनट में। और एक दिन में कम से कम 7000 लीटर्स ब्लड जो है वो हार्ट बॉडी के सेल तक पहुंचाता है एक दिन में, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7000 लीटर्स। एक मिनट में कितना? 5040 मिलीलीटर, यानी 5 लीटर के बराबर अप्रोक्सीमेटली। तो हार्ट आउटपुट होता है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक मिनट के अंदर वो कितना ब्लड आर्टरी के थ्रू बॉडी के सेल तक पहुंचाएगा, उसको हम बोलेंगे हार्ट आउटपुट, या इसी को बोलते हैं हम कार्डिक आउटपुट। समझ आया? अब इसके बाद नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं उसके बारे में। अब ब्लड ग्रुप्स सुनो, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाला जो पर्सन था उसका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं लैंडस्टेनर। इसने 1900 में ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाला जो पर्सन है वो लैंडस्टेनर है। इसने जो ब्लड ग्रुप के बारे में बोला वो है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप, ABO। इसमें 4 होते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। AB जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। इसने कहा जो ब्लड ग्रुप ABO, इसने कहा लैंडस्टेनर ने, इसके अकॉर्डिंग जो जीन कंट्रोल करता है ब्लड को, ब्लड फॉर्मेशन को जो जीन कंट्रोल करता है वो जीन है I, ठीक। और उस जीन I के अलील्स जो हैं, इस जीन I के जो अलील्स हैं, यानी जो इसकी डिफरेंट फॉर्म है, वो है A, B और O। एक और होता है वो है D, लेकिन वो R स्पेक्ट्रम के लिए होता है, यानी ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो उसके लिए होता है जी। वो जीन D उसको हम कहते हैं। एक और है CE, उसका भी थोड़ा सा रोल है उस R स्पेक्ट्रम में, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो अलग का एक कॉन्सेप्ट है। अभी अलील जो हैं ब्लड ग्रुप के वो हैं A, B और O। अब अकॉर्डिंग टू लैंडस्टेनर, अगर उसका लॉ है, लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप जो लैंडस्टेनर ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप जैसे ये है, ये IA है, अगर ये है तो जिसमें ये जीन होगा उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर जो एंटीजन है वो कौन सा होगा? वो होगा A, वो होगा A। अगर ब्लड ग्रुप अगर ये है B है तो तब जो एंटीजन होगा वो होगा B, तब एंटीजन होगा B। अब ये एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है वो भी समझेंगे, जरा ध्यान दें, क्योंकि जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, एंटीजन ये एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है जो रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, और एंटीजन का ये काम होता है कि वो जब किसी की बॉडी में ट्रांसफर होगा तो वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के अपोजिट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया को कैसे रेस्पॉन्स शो करेगी?
अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया को कैसे रेस्पॉन्स शो करेगी? हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगी। कौन बनाएगा एंटीबॉडीज? व्हाइट ब्लड सेल्स में होते हैं लिम्फोसाइट्स। हमने पढ़े थे व्हाइट ब्लड सेल में ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ए ग्रेन्युलोसाइट है वो दो टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब एंटीजन के अपोजिट क्या होगा? एंटीबॉडीज होंगी। ठीक। अब अगर हम ब्लड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो अगर जीन ए है तो एंटीजन भी क्या होगा? ए। अगर जीन बी है तो एंटीजन भी क्या होगा? बी। अगर किसी में ये कंडीशन है ए भी है और बी भी है, तब उस पर्सन में जो एंटीजन है वो क्या होगा? वो ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों होंगे, क्योंकि ए और बी जो है वो कोडोमिनेंट है। क्या है? कोडोमिनेंट। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तब उस पर्सन में एंटीजन होगा क्या कोई? उस पर्सन में कोई भी एंटीजन नहीं। ठीक। ए है तो एंटीजन ए, बी है तो एंटीजन बी, ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा और बी भी होगा। ये किस ओ? अब ओ बनने के लिए दोनों, क्योंकि ओ रिसेसिव है तो ये काफी मुश्किल होता है ऐसा होना। अब नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ लैंडस्टेनर ये है कि अगर ब्लड में एंटीजन ए होगा तब जो प्लाज्मा है उसी ब्लड का प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड फ्लूइड। उस ब्लड के प्लाज्मा में अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी जो है वो उस केस में क्या होगी? एंटीबॉडी उस केस में होगी बी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन बी है तब एंटीबॉडी जो होगी वो क्या होगा? ए। ये कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट। अगर एंटीजन ए बी है तब एंटीबॉडी क्या होगी? कुछ भी नहीं, एंटीबॉडी नील, कुछ भी नहीं, जीरो। और जब एंटीजन कुछ भी नहीं है तब एंटीबॉडी क्या होगा? ए बी और बी बी, ए बी दोनों। समझना कॉन्सेप्ट। अगर एंटीजन ए है, सुनना जरा, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन भी क्या होगा? ए, लेकिन तब एंटीबॉडी बी होगा। एंटीजन होगा रेड ब्लड सेल के ऊपर, लेकिन एंटीबॉडी किसमें होगी? प्लाज्मा में। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? ए। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तब एंटीजन क्या होगा? ए बी, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं। और अगर ओ है तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि ना इसमें ए है ना बी है, लेकिन एंटीबॉडीज ए बी होगी और बी भी। हम बोलते हैं कि ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल क्या होता है? ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी ब्लड ग्रुप ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ जो होगा, ओ होता है यूनिवर्सल डोनर। वो किसी को भी ब्लड ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा क्यों है? ए बी क्यों यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? ए और बी क्यों किसी से भी ब्लड ले सकता है? उसका रीजन क्या है? देखो, ए बी इसमें कोई भी जो है एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडी नहीं है, तो इसका मतलब है अगर इसमें ब्लड ए भी जाएगा तो उसके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर इसमें ब्लड बी ट्रांसफर होगा तो भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगा। ओ भी इसमें एंटर करेगा तो भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। किसमें? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं। और ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है? क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल में कोई एंटीजन नहीं। तो एंटीजन अगर होता वो बॉडी में जाता, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती तो प्रॉब्लम होनी थी। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ये जब दूसरे की बॉडी में चला जाएगा तो दूसरे की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं। इस रीजन की वजह से ओ में एंटीजन नहीं है, इसीलिए डोनर। ए बी में एंटीबॉडीज नहीं है, इसीलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये हो गए हमारे पास ब्लड ग्रुप्स। ठीक।